सो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिसोदिया फिर से आपके लिए करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ आज 25 जून को। तो देखते हैं क्या क्या आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके 17th बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोड़ा एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे और उसके बाद उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 के संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसका आंसर आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। इंडिया का जो परफॉर्मेंस है इस साल वो पिछले साल के कंपैरिजन में बेहतर हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो कृपया आप आंसर देने की कोशिश करें कि क्या सही आपको लग रहा है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ एंड 1 एंड 2, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए, इसका जो सही आंसर है दैट इज ओनली 1। ओके, ए 1 ओनली, क्योंकि कंपैरिजन अब हम लोग देखेंगे रिपोर्ट को, डिटेल में पढ़ेंगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट को, जिसमें कि हमारा जो परफॉर्मेंस है पिछले के साल के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है। बट ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये यूएनईपी नहीं निकालती है, बल्कि कौन सी बॉडी निकालती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा डिटेल बात करते हैं इसको। आंसर केवल एक हो गया। तो देखिए, डिटेल में अगर हम इसकी बात करें अब, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम just released the global energy transition index 2024। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि ये यूएनईपी नहीं निकालती, कौन सी बॉडी निकालती? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, तो आगे हम बात करें अगर इसके, तो कब रिलीज रिपोर्ट हुआ ये वाला? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 का जून 19, मतलब बहुत रिसेंटली अभी इसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, देखते हैं रिपोर्ट में क्या मिला। द रिपोर्ट शोज दैट the global energy transition scene has changed big ways, मतलब काफी ज्यादा बदलाव पिछले बार से देखा गया है। आफ्टर falling to 67th place, इंडिया मूव्ड अप टू 63rd प्लेस आउट ऑफ 120 कंट्रीज। बोलने का मतलब कि इससे पहले जो साल था उस पर हम लोग 67th पोजीशन पे थे, इस बार जो है हम लोग 63rd पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी याद रख लीजिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2024 में इंडिया 63rd पोजीशन पे है आउट ऑफ 120 कंट्रीज। ठीक है, पिछले साल हम लोग 67th पे थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग 4 पॉइंट इंप्रूव किए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा इंप्रूवमेंट है हमारे लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्लियर हो गया कि हाँ, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। ओके, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग और यहाँ देख लेते हैं। स्वीडन स्टेट एट द टॉप ऑफ, अगर आपसे पूछा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, देन दैट इज स्वीडन। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स से आप लोग क्या समझते हैं, तो देखो ये क्या है ना कि जनरल जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी थी उसको अब कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, क्या है कि मेनली जो हम लोग चाह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर हो, जो सस्टेनेबल एनर्जी है। ठीक है, कुछ एनर्जी क्या है कि टाइम के साथ फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स, ये सब खत्म हो जाएंगे और इनसे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। लेकिन ग्रीन एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गया, तो इन सब का क्या है कि इन सब से पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अब रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें। ओके, तो यही आपका ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, जो कि जनरली वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करता है कि किसका मूवमेंट जो है वो ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की तरफ है, रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी कंट्री ने इसको टॉप किया है, स्वीडन। ओके, आई थिंक आप क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्वेश्चन के फॉर्म में है, द गेलेपू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन सिटी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज। तो आपको बताना है कि गेलेपू स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन प्रोजेक्ट है, मतलब समझ लो कि गेलेपू स्पेशल प्रोजेक्ट है, तो वो कौन से दो कंट्रीज के बीच में है। ओके, आपके ऑप्शंस है, ए इंडिया नेपाल, बी इंडिया बांग्लादेश, सी इंडिया चाइना, या डी इंडिया भूटान। एक बार ट्राई करो आप लोग, थोड़ा सा नाम पे भी जाओ, थोड़ा सा नाम पे अगर आपको कुछ लगता है गेलेपू, हालांकि उसमें भी थोड़ा कंफ्यूज होइएगा आप लोग। देखिए, इसका जो सही आंसर है दैट इज इंडिया और भूटान के बीच में अभी गेलेपू सिटी का उद्घाटन या फिर उसको बनाया जा रहा है। तो थोड़ा इस टॉपिक को डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। गेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, रिसेंटली भूटान्स किंग
हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड अ मैसिव इंटरनेशनल सिटी, एक मैसिव इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा है। लगभग कितना एरिया होगा उसका? अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑन बॉर्डर विथ आसाम। तो ये देखो, ये भूटान में ये सिटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसका बॉर्डर किससे सटेगा? आसाम से। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल सिटी एक तरह से होने जा रहा है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज नोन एज गेलेपू प्रोजेक्ट। तो यहाँ ध्यान रखना, इसी प्रोजेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? गेलेपू प्रोजेक्ट बोलते हैं। ओके, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी एन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो एक तरह से समझ लो कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इससे क्या होगा? बूस्ट होगा। ओके, तो समझ लो कि एक तरह का इकोनॉमिक कॉरिडोर है कनेक्टिंग साउथ एशिया विथ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो देख रहे हो तुम साउथ एशिया किस तरह से भूटान इंडिया से कनेक्टिविटी करते हुए हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, तुम्हारा लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड की तरफ भी पहुंच जाएंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट से, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, मेघालय, मिजोरम, इस सबसे अगर हम लोग कनेक्टिविटी कर लेते हैं तो, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू कनेक्शन बना करके हम लोग साउथ एशिया से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चले जाएंगे। आपके कौन से प्रोजेक्ट से? गेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से, जो कि किसके किसके बीच में है? इंडिया और भूटान के बीच में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं, सिटी के बारे, गेलेपू सिटी के बारे। द सिटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी। देखो, कहीं ना कहीं आपको पता है कि भूटान जो है वो एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा, मतलब पॉल्यूशन जो लेवल है बहुत कम रहता है उनका, है ना। ऐसे भी हम लोग को बोला जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जीरो एमिशन, इस तरह की बातें की जाती है, ठीक है। या फिर नेगेटिव एमिशन भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। समझो कि नेगेटिव एमिशन मतलब क्या हुआ? एब्जॉर्बेंट, पॉल्यूशन का जो एब्जॉर्ब कर रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव एमिशन। तो कहीं ना कहीं ये जो सिटी बनेगा गेलेपू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब स्टैंडर्ड्स को अच्छे से फॉलो करने वाला है, क्योंकि भूटान ऑलरेडी इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस सिटी बनाने का ये गोल भी है कि एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी गोल अचीव करे, एंड विल एम टू अट्रैक्ट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्पेशली स्क्रीन्ड इंटरनेशनल कंपनीज। तो इससे क्या होगा? इंटरनेशनल कंपनी से अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट आपको मिलेंगे अगर आप ग्रीन प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देते हैं तो। आगे बात करते हैं, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड जीरो एमिशन, ठीक है। मैंने अभी बात किया था आपको कि जीरो एमिशन मतलब कि नेट एमिशन लगभग जीरो होगा। अगर कुछ पोल्यूशन होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग? वेटलैंड्स के थ्रू या तुम्हारे प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम लोग क्या करते हैं? पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। बहुत पानी में भी स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज अ माइंडफुलनेस सिटी दैट प्लेस भूटान स्ट्रेंथ इन टूरिज्म। तो इससे क्या होगा कि भूटान को कहीं ना कहीं, आप ऐसे भी भूटान में टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूटान के लिए, और बहुत अच्छा वहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो इससे क्या होगा कि भूटान का जो टूरिज्म और वेलनेस चीज़ें हैं उनको ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। तो भूटान की टूरिज्म और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इससे, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो गए या फिर भूटान के जो टूरिज्म है, इन सब चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। आगे बात करें, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट जो है इसके लिए एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जैसा कुछ डिक्लेयर किया जाएगा, ताकि देखो आपको पता है कि असम, भूटान कहीं ना कहीं दो कंट्रीज का बॉर्डर और सेंसिटिव एरिया भी है एक तरह से, है ना। हमारा नॉर्थ ईस्ट का कनेक्टिविटी भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सेंसिटिव एरिया होगा। तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के नज़रिए से यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंतजाम किया जाएगा। दैट वुड रन अंडर डिफरेंट लॉज, काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पे नियम बनाए जाएंगे, ठीक है। टू फैसिलिटेट मोर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट तो होगा ही, और देखो लोग वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे। आप खुद अगर कुछ बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना चाहो या कुछ भी कहीं पैसा लगाना चाहो, आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन है, ठीक है। आप कहीं भी ऐसे जगह पे बिजनेस नहीं खड़ा करना चाहोगे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप प्रॉफिट करेंगे कल को फिर हो सकता है कोई आपसे भाई आ गया आपसे मांगने के लिए, भाई चलो इतना पैसा दो मेरे को, तुम्हारा बिजनेस तो बढ़िया चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा जगह पे कोई बिजनेस करना नहीं चाहेगा। तो मस्ट है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रिक्ट रहे, और वहाँ पे जो भी लॉज बनाए जाए, ताकि उससे क्या होगा कि वहाँ पे एक तरह से पीस रहेगी, और पीस की जगह पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट, गेलेपू सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट।
आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा ये सब टॉपिक आजकल न्यूज़ में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा इसके बारे में सजग रहना जरूरी है, समझना जरूरी है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, ठीक है, जिसने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूव किया है। आपके ऑप्शन है थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया या सिंगापुर। ओके, देखो इसका जो सही आंसर है डेट इज ए, थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड में अभी सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल मिल गया है। थोड़ा सा हम चलते हैं इस टॉपिक को डिटेल जानते हैं इसके बारे। थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो पहला एक पॉइंट तो आप यहाँ ध्यान रख लो, फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज इज थाईलैंड। ओके, डिस्पाइट इट्स इंक्लूसिव रेपुटेशन, मतलब यहाँ पे देखो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोक टोक तो नहीं है और बहुत ज़्यादा इनको मतलब अपोज भी नहीं किया जाता है। इसके बावजूद भी थाईलैंड फेस्ड डिकेड्स ऑफ चैलेंजेस पासिंग दिस लॉ। तो कहीं ना कहीं इस थाईलैंड को भी ये लॉ बनाने में, लॉ को पास करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, डिस्पाइट कि वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रोक टोक या नहीं है, ठीक है, ड्यू टू कंजर्वेटिव सोसाइटल एंड गवर्नमेंटल वैल्यूज। लेकिन जब आप लॉ लेकर के आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। सोसाइटल रिस्पॉन्स कैसा होगा, गवर्नमेंटल लॉ कैसे हैं उसके, उस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड और कौन कौन से लॉ बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ को ओवरऑल अप्रूव करने में थाईलैंड को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। ओके, द बिल ग्रांट्स फुल लीगल फाइनेंशियल, अब देखो क्या क्या मिलेगा, जो भी सेम सेक्स मैरिज शादी करेंगे उनको फुल लीगल, फाइनेंशियल और मेडिकल राइट्स मिलने वाला है, ठीक है, टू मैरिज पार्टनर्स ऑफ एनी जेंडर। ओके, ध्यान रखना, उनको सब लीगल, फाइनेंशियल, मेडिकल राइट्स मिलेगा। इट अवेट्स फॉर्मल एंडोर्समेंट बाय किंग महा विजयलांगकोर, ठीक है। तो महा विजयलांगकोर जो वहाँ के आपके किंग है, तो उनका फाइनल एंडोर्समेंट मिला। हालांकि अभी 4-5 दिन पहले ही सेनेट ने इसको पास किया है, तो आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी बीन एन एक्ट नाउ, तो शायद अब लागू हो गया होगा ये लॉ, ठीक है। तो बस क्वेश्चन याद रखना कि कहाँ पे अभी सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल मिला है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट कंट्री है, डेट इज थाईलैंड। ओके, so next let us move to next question. What is the theme of World Sickle Cell Day? वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024 का थीम क्या था? अभी हम लोग बात करेंगे डिटेल में सिकल सेल क्या चीज़ होती है, लेकिन आप पहले कोशिश करो यहाँ पे बताने का कि सिकल सेल डे जो भी मनाया गया 2024 का, तो उसका थीम क्या था? देखो इसका जो सही आंसर है डेट इज ए, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल ग्लोबली, प्रगति के माध्यम से आशा विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को भी कवर करते हैं कि वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024, सिकल सेल बीमारी क्या होती है, ऐसे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा आराम से चलेंगे, ठीक है। देखते हैं, वर्ल्ड सिकल सेल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 19, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिकल सेल डे कब मनाया जाता है? जून 19 को मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट सिकल सेल डिजीज, अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। तो एक तरह का क्या है ये? जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर बोलने का मतलब कि जो जीन्स के थ्रू होता है, जो आपके पेरेंट्स से आता है, पेरेंट्स हो सकता है या मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स से भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम है जेनेटिकली, लेकिन वो पेरेंट्स में नहीं आता, वहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट फेज में रहता है, वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं वो अपना कैरेक्टर दिखाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर में वो चीज़ फिर से निकल आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि फोर्थ फादर्स में, हमारे एंसिस्टर्स में अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम रहा हो, तो कभी क्या होता है कि इस स्टेज पे किसी ना किसी को अफेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि एक तरह का जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो जीन्स के थ्रू आता है। थोड़ा सा अगर बात करें हम, एस्टैब्लिश्ड बाय अ 2008 यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, इट एम्स टू इन्फॉर्म पब्लिक, मतलब 2008 का यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में आपका वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसको बनाने का मकसद क्या है? कोई भी हम लोग डे क्यों बनाते हैं? मेनली क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, किस पर्टिकुलर बीमारी से आप अवेयर रहिए, इन केस अगर आपको पता चलता है तो आप जल्दी इसको डायग्नोस करके जल्दी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। यही तो मुद्दा है ना, हम लोग क्यों कोशिश करते हैं किसी भी बॉडी चेकअप और ये सब चीज़ सब करने का।
अगर आपको पता ही नहीं होगा कि इस तरह की बीमारी भी ग्लोबल लेवल पे है, तो आप कैसे उस चीज़ के बारे में चेकअप कराइएगा, है ना। तो देखते हैं, इट एम्स टू इन्फॉर्म द पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। वही बात जो मैं अभी बता रहा था कि आप कोशिश करिए कि आप जितना जल्दी हो सके, अगर आपको पता चले ये सब चीज़, तो आप जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा पाए। ओके, थोड़ा हम लोग बात करते हैं आगे सिकल सेल के बारे। अभी थीम देख लेते हैं। तो 2024 का थीम क्या था? होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लिए कि प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना है आपका सिकल सेल डे के थ्रू। एम्फेसाइज इम्प्रूविंग केयर एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ फॉर पेशेंट वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड जो भी सिकल सेल के पेशेंट्स हैं उनको देखभाल करना और उनका केयर करना। थोड़ा देखते हैं सिकल सेल डिजीज एक्चुअल में क्या चीज़ है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार में बात करते हैं हम लोग। तो सिकल सेल डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिकल सेल डिजीज जो होता है वो रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, कौन से ब्लड सेल को इम्पैक्ट करता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। डेट अफेक्ट्स होमोग्लोबिन। अब आपको पता होगा कि रेड ब्लड सेल ही एक पिगमेंट है जो हेमोग्लोबिन को कैरी करता है। ओके, हेमोग्लोबिन किस लिए काम आता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में। हमारे शरीर में जो खून ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, डेट इज थ्रू हेमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। द प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। समझ में आ गई? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी में। लेकिन सिकल सेल प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कि रेड ब्लड सेल में डिसऑर्डर आता है। हम लोग देखते हैं आगे कि रेड ब्लड सेल में आखिर किस तरह का डिसऑर्डर आता है। देखो, नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड। नॉर्मली अगर तुम बात करोगे तो जो रेड ब्लड सेल्स होता है वो क्या एक डिस्क शेप का होता है। ठीक है, ये डिस्क शेप का होता है। ओके, रेड ब्लड सेल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंड फ्लेक्सिबल। अब ये ना थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है कि इसको आर्टरीज में, वेन्स में मूव करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, मूव इजिली थ्रू ब्लड वेसल्स। जो भी रास्ता है आर्टरीज या वेन्स या कोई भी ब्लड वेसल्स में, ये आराम से मूव कर पाता है। ठीक है, इन सिकल सेल डिजीज रेड ब्लड सेल्स बिकम क्रीसेंट और सिकल शेप। देखो अब इसमें क्या होता है ना कि सिकल सेल डिजीज में जो हमारा रेड ब्लड सेल जो नॉर्मली ऐसा होता है डिस्क शेप का, वो क्या होता है ना क्रीसेंट शेप का हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ओके, इस शेप का हो जाता है कहीं ना कहीं। अब इससे क्या होता है ना कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता है और आर्टरीज और वेन्स में ऐसे मूवमेंट करने में इसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, these sickle cell red blood cells do not bend or move easily and can block blood flow to the rest of the body. Very important. अब नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, वो तो आराम से मूव कर जाता है ब्लड वेसल्स में। लेकिन जो सिकल सेल टाइप का होता है, देखो सिकल टाइप का, ठीक है, क्रीसेंट होता है ना घास वास काटने के लिए। ठीक है, तो उस शेप का होता है। अब ये क्या है, इसका मूवमेंट में ब्लड सेल्स जो सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स है वो वेन्स में, आर्टरीज में सही से मूव नहीं कर पाता। और सही से नहीं मूव करने के कारण क्या होता है? ब्लड क्लॉट का प्रॉब्लम आ जाता है। ब्लड क्लॉट के बाद आपको बहुत सारा दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, हार्ट अटैक आ सकता है या फिर मल्टीपल और तरह के डिसऑर्डर्स बॉडी में हो सकते हैं। ओके, तो ये मेन मुद्दा था कि सिकल सेल से क्यों इतना परेशानी होता है हम लोग को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चन के फॉर्म में। तो पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे एवरी ईयर। तो हर साल हम लोग वर्ल्ड रेफ्यूजी डे या विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 19 जून, 20 जून, 21 जून या 22 जून। काफी क्लोज ऑप्शन है बिकॉज आई थिंक ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। देखिए, इसका अगर हम बात करें सही आंसर की तो डेट इज 20 जून, 20 जून। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखते हैं। आगे हम लोग अभी बात करते हैं इसके बारे डिटेल में थोड़ा। देखो, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन जून 20। ठीक है, एक पॉइंट तो ध्यान आप यहाँ पे रख लो कि जून 20 को एनुअली मनाया जाता है आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। किस लिए? सेम चीज हम लोग क्या करें, किसी प्रॉब्लम के बारे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट रेफ्यूजी फ्लाइट्स एंड प्रमोट देयर इंक्लूजन। तो कहीं ना कहीं उनको अपनाया जाए, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान दिया जाए। इस चीज़ के लिए लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे को सेलिब्रेट करते हैं 20 जून को। आगे देखते हैं कि इस बार 2024 का थीम क्या था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के लिए। The theme for 2024 was for a world where refugees are welcomed. वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा थीम लग रहा है अपने में ही। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूँ 2024 का वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम, विश्व शरणार्थी दिवस का थीम, तो एक
ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है, मतलब पूरी दुनिया में शरणार्थियों का स्वागत है। ठीक है, काफ़ी अच्छा थीम है वैसे। ग्राउंड लेवल पे तो अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आप देखते होंगे कि रेफ्यूजीज को कितना सारा प्रॉब्लम सॉल्व मतलब फेस करना पड़ता है। तो कभी इस देश से दूसरे देश, और दूसरा देश भी कभी कभी कुछ ना कुछ सैंक्शन लगा के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके बता के फिर वापस से पहली कंट्री में भेजने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पर तो ये प्रॉब्लम है, बाकी कोशिश रहती है ग्लोबल लेवल पे कि रेफ्यूजीज लोग को थोड़ा अपनाया जाए और उनके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग कि कब से इस्टेब्लिश किया गया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे को। तो मनाना तो इस्टेब्लिश इन 2001, 2001 से इसको मनाना चालू हुआ था। 2001 से किस लिए? क्योंकि 1951 में आपका रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन हुआ था। ठीक है, 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन हुआ था, जिसका 2001 में 50th एनिवर्सरी मतलब 50 साल कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1951 में रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन हुआ था। इस चीज को ध्यान रखना कि रेफ्यूजी कन्वेंशन कब साइन हुआ था? 1951 में। ओके, अगर 50 साल जोड़ दो 1951 में तो 2001 आ जाता है। ओके, तो 2001 में इसका 50th एनिवर्सरी होता है। इसी कारण 50th एनिवर्सरी को देखते हुए 2001 से आपका वर्ल्ड रेफ्यूजी डे बनाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट अंडरस्कोर्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब थोड़ा हम लोग बात करें, रेफ्यूजीज फ्ली ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन एंड वायलेंस। तो कहीं ना कहीं संघर्ष, उत्पीड़न और हिंसा के कारण जो रेफ्यूजीज होते हैं, शरणार्थी होते हैं, अपने होम टाउन से या अपने होम प्लेस से डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ जानना पड़ेगा। तो किसी को अपना खुद से मन नहीं करता कि जहाँ पे वो काफ़ी दिन से रह रहे हैं, जहाँ पे उनके एंसिस्टर्स रह रहे थे, जहाँ पे वो पले बड़े, उस जगह को छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता है। तो हालांकि इन लोग को बहुत सारी मजबूरियाँ होती है जिनके कारण इन लोग को जाना पड़ता है। क्या हो सकता है मजबूरियाँ? जैसे वार हो सकता है कि हाँ भाई 2 देश वार में आ गए। ठीक है, या फिर ग्लोबल ट्रेजेडी, एनवायरमेंटल ट्रेजेडी हो सकता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का असर देख सकते हो कि हाँ भाई वहाँ पे बार बार बाढ़ आ जा रही है अब, या फिर वो जगह ही पानी के समुद्र तल से नीचे जा रहा है, डूब रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि रेफ्यूजीज को अपने जगह से पलायन करना पड़ता है। लेकिन मेन मेन कारण अगर अभी देखोगे तो जनरली कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंट्रीज, देशों के बीच जो वार चल रही है ना, इन सब कारण से रेफ्यूजीज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनको। ओके, तो यहीं पे बता रहे हैं कि रेफ्यूजीज कॉन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन और वायलेंस के कारण मूवमेंट करते हैं, हाईलाइटिंग नीड फॉर ग्लोबल सॉलिडारिटी। तो कहीं ना कहीं इनको ग्लोबल लेवल पर इनको समझने के, इनके इनके प्रति स्नेह की ज़रूरत है। ठीक है, लास्टिंग सॉल्यूशन टू रेफ्यूजी क्राइसिस। तो ये जो रेफ्यूजीज क्राइसिस हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके लिए, इनको सॉल्व करने के लिए ग्लोबल इनके लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इनके प्रॉब्लम को भी समझना होगा। ओके, देखते हैं इनिशिएटिव है ग्लोबल लेवल पे आगे क्या आउटकम आता है इसका। अब नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में, मुदगल फोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट, मुदगल फोर्ट जो कि न्यूज में था अभी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये बताना है आपको। ऑप्शन से ए केरला, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, या डी कर्नाटका। तो देखो इसका जो सही आंसर है दैट इज मुदगल फोर्ट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं इस टॉपिक को। तो देखो, मुदगल फोर्ट इन कर्नाटका शो कॉजेस इंडिया रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो कहीं ना कहीं मुदगल फोर्ट जो कर्नाटका का है वो भारत का मतलब एक तरह से सांस्कृतिक विरासत समझ लो। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज रिफ्लेक्टिंग इट्स आर्किटेक्चरल, काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे बहुत इसका जो निर्माण है, आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा सुंदर है। और कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी इसका बहुत ज़्यादा, मतलब इसका हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। थोड़ा देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस इसका हिस्ट्री से रिलेटेड, क्या खास बात है ऐतिहासिक रूप से इसमें। द फोर्ट हैज़ 1000 ईयर हिस्ट्री, मतलब 1000 साल पुराना इसका इतिहास है। लिंक्ड टू, अब देखो कौन कौन से डायनासिटी से ये लिंक्ड है ये फोर्ट, चालुक्यास, राष्ट्रकूतास, बहमानी सुल्तान्स एंड विजयनगर एम्पायर। तो कहीं ना कहीं पूरा साउथ का जो जो मेन एम्पायर्स थे उनसे ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में हम लोग। इट बिकेम अ स्ट्रैटेजिक बैटल ग्राउंड बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड आदिल शाही सल्तनत। ओके, विजयनगर एम्पायर और आदिल शाही सल्तनत के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बैटल ग्राउंड था ये, जहाँ पे लगभग 11 बैटल्स हुए थे। ठीक है, 11 लड़ाइयाँ यहाँ पे हुई। किस लिए? इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है?
ड्यू टू इट्स pivotal लोकेशन इन द फर्टाइल मिनरल रिच रायचूर द्वाब बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं एक द्वाब एरिया आ रहा था, रायचूर द्वाब एरिया, किसके, बहुत फर्टाइल एरिया होता है द्वाब एरिया। और कौन कौन से रिवर्स के बीच का था ये, आपका तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर, ठीक है, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में आपका ये फोर्ट आ रहा था, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल। आप देखो, अब ध्यान देना कि आजकल क्या है कि कंट्रीज़ में क्या टेक्नोलॉजीज़ की होड़ है, टेक्नोलॉजीज़ के पीछे सब रन कर रहे हैं, ठीक है, मिसाइल्स और मतलब सब तो टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लो। अब क्या है कि जब आप पुराने समय में जाओगे, जो एम्पायर्स ये थे इस तरह के, विजयनगर और ये सब, तो यहाँ क्या है कि फर्टाइल लैंड का बहुत ज़्यादा डिमांड था, जिससे क्या होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती थी। और तुमको पता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मतलब समझ लो कि प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, मतलब वो जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा, वो मतलब एक तरह से समझ लो कि उनको उनको अपने में सक्षम रहेंगे हर चीज़ के लिए, क्योंकि आर्मी उस समय मेनली क्या चीज़ पर डिपेंडेंट थी, खाने पे। अगर खाना रहेगा तो आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। मतलब मेन तो देखो फूड तो अभी भी इंपॉर्टेंट है, उस समय इंपॉर्टेंस ज़्यादा था, ठीक है, उस समय टेक्नोलॉजी वाइज डिफेंस उतना ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, लेकिन अब क्या है, फूड तो है लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। तो उस समय मेन जो कंपटीशन था फर्टाइल लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था, ठीक है। तो द्वाब रीजन तो फर्टाइल होता ही है, क्योंकि वहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट होता है, तुम्हारे रिवर से फर्टाइल सिल्ट आकर के वहाँ पर डिपॉजिट होता है। सिल्ट मतलब छोटे छोटे कंकड़ होते हैं जो कि अभी काफ़ी फर्टाइल होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो इस कारण से रायचूर द्वाब होने के कारण आपका जो हमारा मुदगल फोर्ट था काफ़ी ज़्यादा वो एम्पायर्स के बीच में इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन रहा है, ठीक है। ओके, कहाँ बिलोंग करता है, कर्नाटका, ठीक है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो क्वेश्चन के फॉर्म में आप पहले बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। द 5 इंडियन वेटलैंड्स रिसेंटली एडेड टू रामसर लिस्ट आर एज ऑफ जनवरी 2024, विच वन इज नॉट एडेड, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा वेटलैंड है जो कि अभी हाल में ही जोड़े गए रामसर लिस्ट में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूं, इनमें से कौन सा वेटलैंड्स है जिनको क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे वेटलैंड्स को जोड़ा गया है रामसर लिस्ट में, अब उसके लिए बात कर लेंगे हम रामसर लिस्ट क्या है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा वेटलैंड है जिसको अभी नहीं जोड़ा गया है, ओके, नहीं जोड़ा गया है, ध्यान देना, एग्जाम में भी सब चीज़ को ध्यान देना। कभी कभी इनकरेक्ट पूछता, हम लोग करेक्ट टिक करके आ जाते हैं आराम से घर में, इसलिए एग्जाम में थोड़ा फोकस बनाए रखें। तो देखो उसका जो सही आंसर है, इट इज पुलिकट लेक को अभी फिलहाल में नहीं जोड़ा गया है, पुलिकट झील, ठीक है। थोड़ा हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को कवर करते हैं, समझते हैं। तो देखो 5 न्यू रामसर साइट, ठीक है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर आपको रामसर साइट्स के बारे में आइडिया नहीं है, यहाँ पे रामसर क्यों लिखा हुआ है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखो रामसर क्या है, ईरान में एक जगह है जहाँ पर पे मीटिंग हुआ था कि वेटलैंड्स जैसे जगहों को, वेटलैंड्स क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा हो, ठीक है, और कुछ फॉरेस्ट भी हो, ठीक है, ग्रासेस भी हो, ठीक है, ग्रासेस फॉरेस्ट और कुछ हर्ब शॉप्स प्लांट्स इस तरह से हो। तो ये सब जो जगह होता है ना, ये सब ना तुम्हारा एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है। वो ना जो भी उत्सर्जन है, जो भी एमिशंस है या फिर पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप ऐसे भी देखना कि बहुत ज़्यादा जब पॉल्यूशन होता है तो क्या कहते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, दिल्ली उल्ली वाले एरिया में काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। पानी होने से क्या होता है, ऐसे भी इधर भी मतलब अगर पॉल्यूशन होगा, अगर पानी पड़ जाएगी ना, तो इतना भी डस्ट पार्टिकल सब सेटल हो जाते हैं, है ना, आप लोग भी देखे होंगे। तो ऐसा वेटलैंड्स के साथ भी है, क्योंकि यहाँ क्या है, नीचे पानी है, ठीक है। अब कोई भी पॉल्यूटेंट है कभी ना कभी उड़ते उड़ते तो नीचे आएगा ही, नीचे आएगा तो भाई पानी में सट के नीचे ही रह जाएगा, है ना। तो इसलिए वेटलैंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी कारण से इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं को बचाने के लिए आपका 1971 में 1971 में 2 फरवरी 1971 रामसर जो कि ईरान में पड़ता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, रामसर जो कि ईरान में पड़ता है, तो ईरान में इस चीज़ का मीटिंग होता है, ठीक है, ईरान में मीटिंग होता है कि इन सब वेटलैंड्स को बचाया जाए, ठीक है। रामसर जगह है ईरान में जहाँ पे इसके लिए मीटिंग होता है, आपको पता है जहाँ मीटिंग होता है उसी के बेसिस पे नाम रख दिया जाता है ना, उस कन्वेंशन का या उस प्रोटोकॉल का। तो वही इसलिए रामसर साइट्स हम इनको फेमस जानते हैं। आई थिंक अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि वेटलैंड्स को हम लोग जनरली बार बार रामसर साइट्स क्यों रिलेटेड हो जाता है वेटलैंड से, ओके। तो देखो, तो अभी रिसेंटली 5 रामसर साइट्स में 5 वेटलैंड्स जो है कि ऐड हुए थे रामसर लिस्ट में। They were announced by Minister of Environment, Forest and Climate Change, Sri Bhupendra Yadav,
ठीक है, भूपेंद्र यादव जी ने इसको अनाउंसमेंट किया था इन जनवरी 2024 में। तो हम लोग जानते हैं कौन कौन से वेटलैंड्स थे। द 5 न्यू रामसर साइट्स आर, या फिर वेटलैंड जो कि रामसर लिस्ट में है। बोलने का मतलब यही है, ऐसे वेटलैंड्स जो रामसर लिस्ट में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामसर साइट्स बोलते हैं। रामसर मैंने आपको भी समझा दिया, ईरान में वेटलैंड्स पे कन्वेंशन हुई थी 2 फरवरी 1971 को। ओके, आगे बात करते हैं, जान लेते हैं, नाम जान लेते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो कौन कौन सी साइट्स है। सबसे पहला अनक समुद्र बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो अनका समुद्र बर्ड सेंचुरी, बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटका में। अगनाशिनी एस्चुरी इन कर्नाटका, ठीक है। मगधीकेरी कंजर्वेशन रिजर्व इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में 3 है आपके रामसर साइट अभी जो ऐड हुए हैं, अनक समुद्र, ठीक है, अगनाशिनी एस्चुरी और मगधगिरी कंजर्वेशन रिजर्व, ओके, इन कर्नाटका। आगे बात करें तो कराईवेती बर्ड सेंचुरी, ओके, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में, ओके। एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट इन तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु। तो 2 जगह ऐड हुए, तमिलनाडु और कर्नाटका, ठीक है। और इनके ऐड होने के बाद करेंटली देयर आर 80 रामसर साइट्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज पे भी ध्यान देना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का फैक्चुअल। कितने रामसर साइट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में जो कि अभी रामसर लिस्ट में है, तो 80 रामसर साइट्स इन इंडिया, ओके। थोड़ा सा इसका मैपिंग देख लो तुम लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में ध्यान रखोगे और याद भी रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। तो देखो मगधीकेरी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, कर्नाटका का मैप है ये, कर्नाटका में है, ओके। और अनका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ओके, और अगनाशिनी एस्चुरी, ठीक है। तो ये सब कहाँ हो गए आपके, कर्नाटका में हो गए। आगे बात कर ले अगर हम लोग तमिलनाडु में 2 हैं जो अभी ऐड हुए रिसेंटली, दैट इज करीवेती बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये तमिलनाडु है, कारीवेती बर्ड सेंचुरी, और दूसरा क्या है, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से 2 और कर्नाटका से 3, ओवरऑल 5 अभी रामसर साइट्स नए ऐड हुए इंडिया में, ओके। ये मैप से ज़रूर देखो, याद रहता है चीज़ों को समझने में, और आप एग्जामिनेशन हॉल तक इस चीज़ को ले जा सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक आपके लिए, ताकि आप अपने 17th बीपीएससी को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ओके। मिलते हैं इसी तरह के शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।